Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Sana Sultana, PhD scholar from Bahauddin Zikriya University, Multan. जैसे कि आप सबको पता है, क्लास हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस का सब्जेक्ट पढ़ते हैं और उसके साथ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी देख रहे हैं। और फोर्ट्रान 90 पर हम लोगों ने स्टार्ट किया था। फोर्ट्रान 90 मैथमेटिका के ऊपर हम लोगों ने अपनी प्रोग्रामिंग स्टार्ट की थी। और हमने जितना भी पढ़ लिया था फोर्ट्रान 90 के, मेरे ख्याल से पहले 2-3 चैप्टर्स हमने पढ़े थे कि प्रोग्रामिंग होती क्या है, और उससे रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ ली थी हमने। ऑपरेटर्स तक पहुँच गए थे, लॉजिकल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, जितने भी ऑपरेटर्स थे वो सारे देख लेते। और हमने एक और क्या देखा था, हाँ, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को कंप्यूटर की ज़बान में कैसे लिखते हैं फोर्ट्रान लैंग्वेज को यूज़ करके, तो वो भी हम लोगों ने देख लिया था। और न्यूमेरिकल मेथड, जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस का इंट्रोडक्शन डीपली जाके देख लिया था। अच्छे खासे लेक्चर्स हमने लगाए थे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन पर, न्यूमेरिकल एनालिसिस पर। और आप लोगों को 1-2 मैंने लेक्चर भी पढ़ा दिए थे, बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फाल्सी मेथड और फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड। और आई थिंक मैंने आप लोगों को न्यूटन मेथड भी पढ़ा दिया था। ये कंफर्म नहीं पता, लेकिन बहुत सारे बच्चे मुझे कह रहे थे कि हम लोगों का सब कुछ नोट्स, सब कुछ हमारा घर रह गया, तो उसे थोड़ा सा रिवाइज कर दें। तो मैं उन लोगों को उनका आपको रिव्यू ज़रूर दूंगी, लेकिन ना टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैं आप लोगों को अब डिटेल तो नहीं, न्यूमेरिकल एनालिसिस का आप लोगों को सारे नोट्स और आपको चीज़ें प्रोवाइड कर देती हूँ। और आप लोगों का, जैसे आप लोगों की थी कि हम लोग अपने नोट्स वगैरह सब कुछ घर रखे हैं, तो वो आपको फैसिलिटी दे सकती हूँ, आपको सारे नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर सकती हूँ। लेकिन दोबारा से पढ़ाने का तो टाइम थोड़ा सा इतना नहीं होगा हम लोगों के पास, लेकिन फिर भी मैं अपनी कोशिश करूँगी आप लोगों को ओवरव्यू सारा कुछ देकर एक आध लेक्चर ऐसे ज़रूर रखूँ जिसमें सारा कोर्स पीछे से रिवाइज कर लूँ। तो अभी तो मैं चलती हूँ अपने आज के टॉपिक पर, जो हमारा है आइटरेटिव मेथड्स फॉर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम। अब हमारे पास आइटरेटिव मेथड्स हैं और ये थोड़े से आसान हैं। इसका टॉपिक भी छोटा था, इसलिए मैंने कोशिश किया सबसे पहले मैं इसको कवर कर लूँ, और फिर आपके जितने भी थे पीछे से सारी हिस्ट्री वगैरह थी वो सारा मैं आपको कवर करवाती हूँ। सब कुछ कवर करवाऊँगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ इंशाल्लाह देखेंगे। तो आज का टॉपिक की तरफ सबसे पहले चलते हैं। तो आप लोगों को कोई समझ नहीं आती, कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो आप लोगों ने वो मुझे ज़रूर बताना है। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में डालें, उनके साथ आपके साथ मेरा कांटेक्ट है। आप लोगों का जो क्वेश्चन है, कोई आपकी क्वेरीज है, वो आप लोगों ने मुझसे ज़रूर पूछनी है। पढ़ाई के मामले में आप लोगों ने सब्र या वो नहीं करना, शर्माना वगैरह नहीं है। तो अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर, जो कि हमारा क्या था, आइटरेटिव मेथड, लीनियर सॉल्वर्स हम लोग आज इस में पढ़ेंगे। बेसिक डेफिनेशन आपको पढ़ाते हैं। जैसे आप हमारी सबसे पहली डेफिनेशन आ रही है, इसे बोलते हैं डायगनली डोमिनेंट मैट्रिक्स। आपके सामने कुछ मैट्रिसेस गिवन होंगी, 2x2 की हो सकती हैं, 3x3 की हो सकती हैं, 4x4 की हो सकती हैं, या 5x5 या इससे ऊपर की मैट्रिसेस होंगी। अब आपसे पूछा जाएगा क्या ये मैट्रिक्स डायगनली डोमिनेंट है या नहीं है, तो वो आप लोगों ने बताना है। और फिर आपसे ये भी पूछा जाएगा डायगनली डोमिनेंट लीनियर सिस्टम क्या होता है। तो डायगनल डोमिनेंट मैट्रिक्स क्या होती है, डायगनल डोमिनेंट लीनियर सिस्टम क्या होता है, वो हम देखते हैं। सपोज दैट वी हैव अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, आप लोगों को पता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, उसे हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगनली डोमिनेंट मैट्रिक्स इफ। अब इस चीज़ को ज़रा गौर से देखें, क्या लिखा हुआ है, आई का मतलब क्या होता है, ऐसे कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिनमें आई दोनों सेम होते हैं, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये हाँ, आप लोगों का गैस बिल्कुल सही है, ये डायगनल एलिमेंट्स को बोलते हैं। अगर वो कहता है, अगर आपके डायगनल एलिमेंट्स ग्रेटर हैं सम ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स इन दैट रो, अगर किसी एक रो में डायगनल एलिमेंट सबसे बड़ा है, दूसरे सारे एलिमेंट्स को आप सम भी कर लोगे फिर भी आपका डायगनल एलिमेंट बड़ा होगा, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं डायगनली डोमिनेंट मैट्रिक्स। अ लीनियर सिस्टम इज सेड टू बी डायगनली डोमिनेंट इफ इट्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अब आप लोगों को पता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होता है, ये हम नीचे इसकी एग्जांपल देखेंगे ना, आप लोगों को सारी चीजें समझ आ जाएंगी। एक सिस्टम को हम बोलेंगे अगर डायगनली डोमिनेंट इफ इट्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज डायगनली डोमिनेंट, अगर उसका जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो डायगनली डोमिनेंट
डोमिनेंट बन जाता है तो पूरा सिस्टम जो है वो डायगनली डोमिनेंट बन जाएगा। डायगनली डोमिनेंट क्या होता है इसको फर्दर डिटेल में देखते हैं। जैसे ये क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डायगनल एंट्री इन आ रो, कोई एक रो है उसमें जो डायगनल एंट्री है उसकी मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन, वो बड़ी होगी या इक्वल होगी द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल अदर एंट्रीज इन द रोज। उस रो में बाकी जितनी भी एंट्रीज होंगी उन सारों को आप जमा कर लोगे, लेकिन डायगनल एंट्री आपकी सबसे बड़ी एंट्री है, तो इस केस में हम बोलेंगे यस, उस मैट्रिक्स को तमगा दे देंगे, यस यू आर अ डायगनली डोमिनेंट मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल आपके सामने नीचे सिस्टम गिवन है, ये सिस्टम है, इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते आए हैं, 9th 10th क्लास से ये चीज़ें सीखते आए हैं, फर्स्ट ईयर में भी सीखा था और सेकंड ईयर में बीएससी में भी आप लोग, शायद बीएस में आप लोग नहीं थे तो अब वो आपको बता देते हैं। इस मैट्रिक्स को मैट्रिक्स फॉर्म में, इस सिस्टम को हम मैट्रिक्स फॉर्म में इजीली लिख सकते हैं। कैसे, इसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होगी, 7 5 4 4 9 -3 -2 3 और -8, और ये मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। पहले इसकी डायगनली डोमिनेंट देख लेते हैं। डायगनली डोमिनेंट का मतलब क्या है, डायगनल एलिमेंट क्या है, ये है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में खड़ा है, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में खड़ा है, ये थर्ड रो थर्ड कॉलम में खड़ा है, ये 7 है। जरा देखो तो सही, 7 ग्रेटर देन है 4 प्लस इसके एब्सोल्यूट वैल्यू, इन सारों का क्या था, एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। 4 + 2 कितना हो गया, 6 छोटा है और ये 7 बड़ा है। ये डायगनल एलिमेंट था, ये 7 बड़ा है। इन दोनों बाकी जितने भी एलिमेंट हैं, डायगनल को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट हैं उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू लो। एब्सोल्यूट वैल्यू लेने का फ़ायदा ये होगा कि आपका नेगेटिव पॉजिटिव हो बन जाएगा, और फिर उन सारों को जमा करो, उन सारों को ऐड करो। इनको ऐड भी कर लिया तब भी आपका डायगनल एलिमेंट डोमिनेंट रहा, वो बड़ा रहा, वो छोटा नहीं हुआ। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, पहली रो तो मेरी डायगनली डोमिनेंट बन गई। अब पहचानो, ये एक नंबर, ये एक नंबर, ये एक नंबर, इसका ऑर्डर बता रही हूँ। फर्स्ट ये है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये है सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये है सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो अब ये डिफरेंट इधर सेम आ रहा है, इसका मतलब है ये डायगनल एलिमेंट है। इस डायगनल एलिमेंट को जरा देखो, इसका कोफिशिएंट कौन खड़ा है, 9 एक साइड पे रखो, बाकी देखो 5 और 3, 5 और 3 को सम किया, आंसर क्या आता है हमारा 8 छोटा है, आपका डायगनली एलिमेंट बड़ा है। इसका मतलब है ये वाली रो भी आपकी डायगनल का टेस्ट पास कर गई। तो यस, सेकंड रो ने भी हमारी वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, तो सेकंड रो भी हमारी वो हो गई, डायगनली हो गई, डायगनली डोमिनेंट हो गई। अब अगर तीसरी रो को देखते हैं, अब इसका डायगनल एलिमेंट क्या है, ये है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, सेम वो यही है। अब इसकी जरा एब्सोल्यूट वैल्यू लो, -8 का एब्सोल्यूट वैल्यू होगा 8, तो 8 ग्रेटर देन है, 8 बड़ा है। अब इनको देखो 4 और 3, इसके एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे 3 आएगा, 4 सम 3 कितना हो गया 7 छोटा है और 8 हमारा बड़ा है। तो इसका मतलब है यस, आपका ये वाली रो ने भी क्या सेटिस्फाई कर दिया, डायगनली डोमिनेंट की डेफिनेशन सेटिस्फाई कर दी। अगर तीनों रो ने ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी तो हम उस पूरी सिस्टम को कह देंगे यस यू आर डायगनली डोमिनेंट सिस्टम। चलो नीचे देखते हैं। अब इसी को ये एक्सप्लेन कर रहा है, कहता है डायगनली डोमिनेंट बिकॉज, कैसे उसे पता चला ये डायगनली डोमिनेंट है, कहता है ये जो 7 है, 7 की एब्सोल्यूट वैल्यू ली, कहता है 4 और इन दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू को सम करो तो ये 7 आंसर बड़ा है, इसी तरह 9 आंसर बड़ा है, इसी तरह -8 की एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी है। तो वेयर एज एक और आपको सिस्टम दिखाया है, कहता है इसमें जरा चेक करो डायगनली डोमिनेंट है, ये जरा गौर से देखो, इसमें डायगनल एलिमेंट कौन है, ये 3 और ये क्या 8 और 4 को सम किया, इन दोनों का तो सम बड़ा हो जाएगा, 12 आंसर इसका आ रहा है, इसका आंसर तो 3 है, 3 तो छोटा है और ये बड़ा है। इसका मतलब है ये वाली रो आपकी डायगनली डोमिनेंट नहीं है। अगली को चेक करो, ये क्या है, अब ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये तो 2 ये है और 5 और 9 का सम किया तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 5 और 9 का सम किया तो आंसर क्या आता है 14 बड़ा होता है, 2 छोटा होता है। तो इसने भी आपकी डायगनली डोमिनेंट की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करवाई। चलो नीचे आओ, इसको चेक करो, क्या ये है, इसमें ये थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये हमारा डायगनल एलिमेंट है। डायगनल एलिमेंट कौन सा होता है, इस तरह से जो खड़े होते हैं ये डायगनल एलिमेंट्स होते हैं, 3 2 और ये 2 ये डायगनली खड़े हैं, और बाकी जितने भी हैं इन्हें ऑफ डायगनल एलिमेंट्स बोलते हैं। तो अब ये 2 तो छोटा है और बाकी इन दोनों का सम तो 9 बढ़ जाएगा, तो ये इसने
भी आपकी डायगनली डोमिनेंट की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं की तो हम इसे बोल देंगे यस दिस सिस्टम इज नॉट डायगनली डोमिनेंट। ये नीचे उसने लिख दिया। हाउएवर समटाइम्स रीअरेंजमेंट ऑफ द रोज ऑफ अ लीनियर सिस्टम, वो कहता है बाजुकात ऐसा होता है हम जानबूझ के आपको ऊपर नीचे दे देते हैं, अगर हम इनको रीअरेंज करें, इनको आगे पीछे ऊपर नीचे कर दें तो शायद ये डायगनली डोमिनेंट बन जाए, माइट मेक इट डायगनली डोमिनेंट, तो हो सकता है ये डायगनली डोमिनेंट बन जाए। तो जरा अब गौर से देखो उसने क्या किया। ये मैट्रिक्स थी जो डायगनली डोमिनेंट नहीं बन रही थी, अब इसने क्या किया है, ये फर्स्ट एलिमेंट में इन सारों में सबसे बड़ा कौन सा था, ये 6 को फर्स्ट पोजीशन पे लेकर आ गया। इसने क्या किया है, इसने ये कौन सी रो है, फर्स्ट रो और थर्ड रो, इनको इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज करने से ये ऊपर आ गई और ये नीचे चली गई। अब जरा इसे गौर से देखो, 6 बड़ा है और ये इन दोनों का सम करेंगे 5 आएगा, तो यस ये वाली रो आपकी डायगनली डोमिनेंट बन गई। अगला काम उसने क्या किया है, 5 और इसने फिर 5 और 3 को भी इंटरचेंज कर दिया। कैसे, ये फर्स्ट पोजीशन पे ये सबसे बड़ा था, सेकंड पोजीशन पे ये वाली बड़ी थी और थर्ड पोजीशन पे ये वाली बड़ी थी, तो इसका मतलब है फर्स्ट पोजीशन पे ये आएगा, सेकंड पोजीशन पे ये वाली चीज़ आएगी और थर्ड पोजीशन पे ये आएगी। तो इस तरह से लिख लिया है। अब उसने जो डायगनली डोमिनेंट मैट्रिक्स नहीं थी, लीनियर सिस्टम नहीं था, उसको डायगनली डोमिनेंट बना लिया। तो ये कोई मुश्किल काम है, इससे ज़्यादा आसान तो काम तो मेरे ख्याल से हो ही नहीं सकता। तो अब वो बोल रहा है अगर अगर आप इक्वालिटी की कंडीशन हटा देते थे, ऊपर उसने क्या कहा था, आपका डायगनल एलिमेंट या ग्रेटर होगा या बराबर होगा बाकी सबके एब्सोल्यूट वैल्यू और उनके सम से। उसने इक्वालिटी का भी चांस था, ऊपर की डेफिनेशन को जरा गौर से पढ़ना, उसमें इक्वालिटी का भी चांस था। वो कहता है अगर इक्वालिटी का चांस, हम इक्वालिटी निकाल सकते हैं, निकाल देते हैं, मतलब हम कहते ही नहीं है कि हो ही नहीं सकता कि डायगनल एलिमेंट बाकी सारों के बराबर आएगा। तो फिर अगर आप इक्वालिटी की कंडीशन हटा देते हैं तो फिर वो डायगनली डोमिनेंट तो होगा लेकिन उसके साथ एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी लग जाएगी। वो क्या होगी, स्ट्रिक्टली डायगनली डोमिनेंट मैट्रिक्स बन जाएगी। तो फिर अब वो कहता है स्ट्रिक्टली डायगनली डोमिनेंट मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ नॉन सिंगुलर। वाओ, अब उसने क्या बता दिया, वो कहता है अगर आपके पास, आपको मैट्रिक्स देख के पता चल जाए ये स्ट्रिक्टली डायगनली डोमिनेंट है, फिर वो कहता है मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ पक्का वो मैट्रिक्स क्या होगा, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, बचपन में आप लोगों को याद होगा, 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की आप लोग डेफिनेशन पढ़ते थे। क्या कहते थे सिंगुलर और नॉन सिंगुलर में, आप कहते थे अगर एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट कर गया तो हम उसे बोलते हैं कौन सा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो जाता है उसे सिंगुलर बोलते हैं, अगर नॉट इक्वल टू 0 होता है तो नॉन सिंगुलर बोलते हैं। तो अगर और ये वाली प्रॉपर्टी हमारे बहुत ज़्यादा काम आएगी अगर हमारे पास बहुत बड़ी मैट्रिक्स आ जाती है, 3/3 की या 4/4 की या 5/5 की। अब कोई पागल ही होगा अगर कोई हाथ से बैठ के डिटर्मिनेंट उसका निकालने चेक करने बैठ जाता है कि भाई क्या ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। उससे बेहतर आप देख लो क्या वो डायगनली डोमिनेंट, स्ट्रिक्टली डायगनली डोमिनेंट है। अगर वो स्ट्रिक्टली डायगनली डोमिनेंट है तो आपने कह देना यस दिस मैट्रिक्स, उसको चेक करने की भी जरूरत नहीं है कि सिंगुलर है या नहीं है, पक्का वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। अब सवाल ये पैदा होता है, हमने एक डेफिनेशन पढ़ी है डायगनली डोमिनेंट की, इस क्यों पढ़ी है, किस लिए पढ़ी है, क्या ज़रूरत थी हमें ये डेफिनेशन पढ़ने की, तो उसके बारे में आप बता रहे हैं। अब आपके पास एक मेथड हमें पढ़ाने जा रही हूँ, आइट्रेटिव मेथड हम लोग पढ़ेंगे। आप लोगों को पता है आइट्रेटिव मेथड का इंट्रोडक्शन मैं आपको डिटेल में दे चुकी हूँ कि आइट्रेटिव मेथड्स क्या होते हैं। एक ही काम हम बार बार रिपीट करते जाते हैं, तो इसी का ही नाम है आइट्रेटिव मेथड। आइट्रेटिव का मतलब क्या होता है, लूप को एक से ज्यादा बार चलाना। तो अब चलते हैं, अब जैकोबियन मेथड, ये मेथड बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा आसान है, इसको गौर से आपने देखना है। अच्छा ये आप लोग इसको बस ओवरव्यू लें, मैं इसको एग्जांपल आपको जब समझाऊंगी ना फिर आपको ये चीज़ समझ आएगी। अभी आप देख लें, आपके सामने मैंने एक सिस्टम रख दिया है। सिस्टम आप लोग 7th 8th क्लासेस से वाकिफ़ हैं। ये हमारे पास मैट्रिक्स बी होती है, इधर हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स भी निकल आती है, इसके साथ x मल्टीप्लाई होता है, a × x = b। तो ये हमारे पास सिस्टम है, इसे मान लो कि ये सिस्टम है। आगे चलते हैं, वो कहता है इस सिस्टम को रीराइट करें। रीराइट कैसे करना है, आपका जो डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट कौन है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, और ये हमारे पास nth रो nth कॉलम। आप अपने डायगोनली एलिमेंट इस साइड पर रहने दें, बाकी सारों को बराबर के उस साइड पे फेंक दें।
ये देखो उसने भी वही काम किया हुआ है। और क्या कर रहा है, x1 आपको दिखाती हूँ। जैसे ये हमारे पास है, मैंने x1 अकेला करना है, ये सारे इधर प्लस के हैं, उसको इनको उस साइड पे फेंकूंगी उधर जाके सारे नेगेटिव हो जाएंगे। ये देखो b1 माइनस, ये सारे एलिमेंट्स उधर जाके ब्रैकेट में सारे गए हैं, उधर जाके नेगेटिव हो गए हैं, ये नेगेटिव हो गए। अच्छा मजे की बात, अब मैंने x1 अकेला करना था, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये नंबर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये देखो उधर जाके डिवाइड हो गया। सेम यही काम x2 के साथ करना है, सेम यही काम xn के साथ करना है। देख लो वही काम उसने किया है। कोई नया काम हो तो फिर आप मुझे बताइएगा, अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो फिर भी आपने मुझे बताना है, तो इंशाल्लाह मैं इसका आपको फर्दर आपको डिटेल के साथ बताऊंगी। तो ये हमारे पास आपने डायगोनल एलिमेंट्स एक साइड पर करना है, बाकी इसके साथ कुछ भी लगा हुआ है, चाहे वो ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, बराबर के उस साइड पे फेंको, मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबर के उस साइड पे फेंको। आपके डायगोनल एलिमेंट्स एक साइड पर आने चाहिए। चलो आ गए। अब क्या करना है, द आइटरेटिव फार्मूला ऑफ गॉस जैकोबियन का आपको फार्मूला, जिसे हम गॉस जैकोबियन मेथड नहीं बोलते, सिंपल जैकोबियन मेथड ही बोलते हैं। और ये करता क्या है, ये देखो अब करेगा ये, आप लोगों ने वो क्या करेगा, वो जो आपके था a1 था, x1 था, उसके ऊपर k डाल दिया, इन सारों के ऊपर k आ गया। और यहाँ जितने भी नंबर्स थे उनके ऊपर क्या आ गया, उनके ऊपर आपने इन्हें ये नहीं समझना पावर है, मतलब आपने ये नहीं समझना x1 का स्क्वायर हो रहा है, x2 का स्क्वायर हो रहा है, जिस स्क्वायर या क्यूब या फोर्थ पावर नहीं ले रहे हम। ये क्या ले रहे हैं, हम इनकी आइट्रेशन बता रहे हैं कि ये फर्स्ट आइट्रेशन, सेकंड आइट्रेशन, थर्ड आइट्रेशन, हम सिर्फ आइट्रेशन दिखा रहे हैं। ये बता रहे हैं कि ये अगर ये फर्स्ट आइट्रेशन निकालेंगे तो ये फर्स्ट से एक पिछली 0 आइट्रेशन की वैल्यूज लेगा और इसे सोल्व करेगा। इसको आपको फर्दर आपको डिटेल से बताएंगे, अभी तो आप इसको देख लें। अच्छा ठीक है, ये जो भी चीज़ बता रहे हैं इसे आप देख लें। अच्छा इसको मैं इसे अनदर फॉर्म में, इसको हम इस तरह आइथ फॉर्म में लिख सकते हैं, आइथ फॉर्म भी आपको बताते हैं। और फिर इसे इस वाली शक्ल को हम समीशन फॉर्म में लिख सकते हैं, वो भी मैंने आपको लिख के दिखा दिया। अब मैं ज़रा इसकी डिटेल के पास भी आती हूँ। ये एग्जाम्पल के ये देखें, ये एक एग्जाम्पल है आप लोगों के सामने, और वो कहता है कि इसे सॉल्व करो बाय यूजिंग जैकोबियन मेथड। जैकोबियन मेथड ठीक है, आप इस एग्जांपल को गौर से देखो। ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल इसे गौर से देखो। क्या ये डायगोनली डोमिनेंट है? डायगोनली डोमिनेंट का मतलब क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट्स बड़े हैं, सबसे बड़े हैं एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स इन दैट रो। जरा देखो तो सही, फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 3, बाकी एलिमेंट देखो 4 और 1, 4 और 1 का सम करूंगी तो 5 बनेगा। 5 बड़ा है और 3 छोटा है। ना 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 ना, ये डायगोनली डोमिनेंट नहीं है। जरा दूसरी देखो। अच्छा आप एक और काम करो, देखो फर्स्ट वाली पोजीशन पे सबसे बड़ा कौन सा है? 5। इसका मतलब है फर्स्ट 5 को फर्स्ट पोजीशन पे आना चाहिए। अब दूसरी वाली पोजीशन पे देखो सबसे बड़ा कौन सा है? 4th। इसका मतलब है ये वाले को 4th को सेकंड पोजीशन पे आना चाहिए। अब इस वाले को देखो 3rd, ये 3 बड़ा है, 3 अपनी सही जगह पे खड़ा है, तो इसका मतलब है सिर्फ फर्स्ट 2 को इंटरचेंज कर दो। ये उसने वही काम किया है, डायगोनली डोमिनेंट बनाने के लिए फर्स्ट 2 को चेंज कर दिया। चलो ये भी बात समझ आती है। अब अगला काम, आप लोग डायगोनल एलिमेंट, हाँ अब ये पक्का डायगोनली डोमिनेंट बने हुए हैं, तो अब आप क्या करें, डायगोनल एलिमेंट्स को अकेला करो। x1 को यहीं पे रहने दो, बाकी ये दोनों इधर प्लस के उधर जाके माइनस के हो जाएंगे, 5 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह x2 को भी अकेला कर दो, x3 को भी अकेला कर दो, कोई मुश्किल काम नहीं है ना। अगला काम देखो, अगला काम क्या है, इन सब के ऊपर पावर k डाल दो। पावर नहीं है ये सबस्क्रिप्ट समझ लो। ये सिर्फ आपको बताएगा मैं पहली आइट्रेशन चला रहा हूँ, दूसरी आइट्रेशन चला रहा हूँ, तीसरी आइट्रेशन चला रहा हूँ। काम बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, बच्चों वाला है, हलवा है। आगे देखो, ये हमारे पास आ गया, k डाल दिया, बाकी ये जितने भी सारों के ऊपर डाल दो k-1। चलो ये भी डाल दिया, यहाँ तो कोई मसला तो नहीं है ना। अच्छा अब चलते हैं आगे। हाँ जी, ये वही शक्ल है जो आपने बना लिया डायगोनली वाली। आपने यहाँ k डाल दिया और इधर k-1 डाल दिया। अब उसने क्या किया, लेट्स सपोज दैट ये आपको गिवन होगा, x0 उसने ले लिया 1.5, 1.5, 1.5। इसका मतलब क्या है, आपके पास x1 की वैल्यू, x1 की 0th वैल्यू, देखो इधर कैपिटल X के ऊपर 0 लिखा हुआ है, तो x1 की 0 वैल्यू, x2 की 0 वैल्यू, x3 की 0 वैल्यू आपके पास गिवन है। अच्छा आई x, अब ये जो इक्वेशन है, आपने क्या करना है, फर्स्ट आइट्रेशन कैसे चलेगी उसको गौर से देखो, आसान है, मुश्किल नहीं है। स्टार में जहाँ जहाँ आपके पास k नज़र आ रहा है वहाँ क्या पुट कर दो, 1 पुट करो, आपकी फर्स्ट आइट्रेशन बन जाएगी। सिर्फ इतना काम तो आसान है ना, जहाँ जहाँ आपको k नज़र आ रहा है वहाँ 1 पुट करो। यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। यहाँ 1 पुट करोगे, 1 - 1 0 हो जाएगा, 1 - 1 0 0 0, और यहाँ भी हो गया 0, यहाँ भी हो गया 0। देखो ये यही शक्लें हैं,
सारे बाकी सब कुछ एज इट इज, जहाँ जहाँ के नजर आ रहा था सिर्फ मैंने वहाँ पे क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया, बाकी सब कुछ एज इट इज है, बाकी मैंने कोई चेंजिंग नहीं की। अब जरा फर्स्ट वाले को गौर से देखो, कहता है 17 माइनस 3 x20, x20 की वैल्यू आपके पास है पड़ी, गिवन है, वो क्या है 1.5 इधर पुट करें, x30 की भी वैल्यू आपके पास है, वो भी 1.5 इधर पुट करो, लिखो 17 माइनस 3 कैलकुलेटर पे लिखो, इधर 1.5 माइनस 2 1.5 और इक्वल का बटन प्रेस करो, जो भी आंसर है उसे 5 से डिवाइड करो, आपका आंसर 1.5 होगा। ये आप लोगों ने चेक करना है क्या वाकई ये आंसर आता है या नहीं आता। इसी तरह x2 का आंसर आपने निकालना है, इसी तरह x3 का आंसर निकालना है। कितना मुश्किल काम था, मुश्किल काम है, इससे ज़्यादा कोई आसान काम हो ही नहीं सकता। आगे चलो, अब ये तो आपकी फर्स्ट आइट्रेशन, जहां आपके पास x00 था, अब आपके पास x1 का आंसर आ गया। कैपिटल x1 का आंसर क्या है, जिसमें x1 की वैल्यू ये है, x2 की फर्स्ट आइट्रेशन की वैल्यू ये है, x3 की फर्स्ट आइट्रेशन की वैल्यू ये है। अब मैं सेकंड आइट्रेशन परफॉर्म करने जा रही हूँ। सेकंड आइट्रेशन के लिए क्या करना है, ऊपर स्टार में ही k की जगह 2 पुट कर दो, जहां जहां आपको k नजर आए वहां वहां पे k पुट, वो 2 पुट कर दो, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2। अब बाकी वही सारी शक्ल वही है, देख लो गौर से देख लो, सारी शक्ल वही है। यहाँ पे k-1 करोगे तो इधर आ जाएगा 1 1 1 1 1 1। अब आपने ऊपर के x1 की पावर 1 की भी वैल्यू निकाल ली है, x2 1 की भी पावर निकाल ली है, x3 1 की भी पावर आपने वैल्यू निकाल ली है, वो वैल्यूज अंदर पुट करो और 5 पर डिवाइड करो और ये आप वेरीफाई करो क्या ये आंसर आते हैं या नहीं आते। अगर ये आंसर नहीं आते तो आपने वो भी मुझे बताना है कि भाई मैम वो आंसर नहीं आ रहे, तो मैं आपको उसका सोल्यूशन वगैरह बताऊंगी। तो ये मेरा जैकोबियन मेथड था, ये मेरी सेकंड आइट्रेशन का आंसर आ गया। इसी तरह जितनी भी आइट्रेशन मैं आपसे फरमाइश करूंगी कि मुझे इसके 3 आइट्रेशन निकाल के बताओ या 4 आइट्रेशन निकाल के बताओ, सिर्फ आपने क्या करना है, अगर मैं 3 आइट्रेशन पूछती हूँ, जहाँ जहाँ के नजर आ रहा है आपने पहले फर्स्ट आइट्रेशन निकालनी है, फिर सेकंड निकालनी है, फिर थर्ड निकालनी है। मैं जितना भी आपको बोलूंगी कि मुझे 4th आइट्रेशन या 5th आइट्रेशन या 5th आइट्रेशन तक निकाल के बताओ, तो आपने उतनी आइट्रेशन परफॉर्म करनी है। काम आसान है, मुश्किल नहीं है। अब आती हूँ अपने अगले मेथड की तरफ, जिसे बोलते हैं गॉस-शीडल मेथड। गॉस-शीडल मेथड क्या है, आपने वही एग्जांपल है। अब मैं इसे गॉस-शीडल, पहले जो मेथड था वो जैकोबियन था, उसकी भी अब डिटेल वगैरह बताती हूँ, लेकिन पहले आपको एग्जांपल्स बता देती हूँ ताकि आप एग्जांपल से काम सीख लें। फिर उसके बाद हम चलते हैं इसकी ना डिटेल के ऊपर, इसकी फर्दर जो चीज़ें हैं और आपको जो क्वेश्चन आप लोगों को करने के लिए देने हैं वो उसकी डिटेल पर जाती हूँ। लेकिन पहले मैं आप लोगों को पहले ये बता देती हूँ गॉस-शीडल मेथड हमारे पास क्या है। गॉस-शीडल ये हमारे पास मैट्रिसेस था, डायगनली डोमिनेंट नहीं था, हमने उसे पहले डायगनली डोमिनेंट बना लिया, कोई मसला नहीं। डायगनल एलिमेंट्स एक साइड पे कर लिए, बाकी जो कुछ था उस साइड पे फेंक दिया, तब भी कोई मसला नहीं। अब जैकोबियन क्या करता था, जैकोबियन का स्टाइल था यहाँ सबके ऊपर के लगाता था, गॉस-शीडल भी लगाएगा, शीडल भी लगाएगा। जैकोबियन क्या करता था, जैकोबियन सारों के ऊपर k-1 लगाता था, लेकिन इन्हें गौर से देखो, ये सबके ऊपर k-1 नहीं लगाता। अब सवाल पैदा होता है ये k-1 क्यों नहीं लगा रहा सारों के ऊपर, जैसे जैकोबियन लगा रहा था। दोनों के बारे में, दोनों की हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे। आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ कि इन दोनों मेथड में सबसे बेस्ट जो है वो गॉस-शीडल मेथड है। जैकोबियन भी आंसर देते हैं लेकिन वो ज्यादा आइट्रेशंस लेगा, ये कम से कम आइट्रेशंस लेकर आपको आंसर निकाल के दे देगा। तो शीडल मेथड बेस्ट है एज कंपेयर टू जैकोबियन मेथड। वो ज्यादा आइट्रेशन लेगा, वो भी निकालता है आंसर, बेस्ट है, वो भी अपनी जगह बिल्कुल अच्छा है, लेकिन वो ज्यादा आइट्रेशन लेके आंसर निकालेगा, आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा। लेकिन गॉस-शीडल सबसे अच्छा मेथड होगा, 1-2 आइट्रेशंस के अंदर ही अंदर आपको आंसर निकाल के दे देगा। क्यों क्यों क्यों, इसकी बात क्या है, इसका स्टाइल क्या है, इसका ये स्टाइल, इसका ये यूनिक स्टाइल। जैकोबियन क्या करता है, वो अक्ल यूज नहीं करता, वो जितने भी इधर वेरिएबल्स आते हैं उन सबके ऊपर टैग लगा देता है k-1 k-1 k-1। ये क्या करता है, ये अक्ल यूज करता है। कैसे अक्ल यूज करता है, वो इसकी अक्ल देखो, जो इस नंबर से बड़े होंगे, x1 से बड़े कौन है, x2 x3, अपने बड़ों के ऊपर लगाएगा k-1, लेकिन जो इससे छोटे होंगे उनके ऊपर लगाएगा k। इसकी भी रीजन मैं आपको बताती हूँ। पहले तो आप देख लो x1 से बड़े जो हैं उनके ऊपर इसने देख लो क्या लगाया हुआ है, k-1 k-1। अब x2 है, अब x2 से 3 तो बड़ा होता है लेकिन 1 इससे छोटा होता है, 1 के ऊपर लगाएगा k और 3 के ऊपर लगाएगा k-1। रीजन अभी मैं आपको बताती हूँ। x3 से छोटा कौन है, छोटों के ऊपर क्या लगाया है, k और k, और इससे बड़ा कोई है नहीं। अगर कोई इससे बड़ा होता तो उधर लगाता है k-1 लगाते। चलो अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, मजे की बात।
सवाल पैदा होता है इसने इधर k-1 क्यों लगाया, वो आपको बताती है। ये देखो, आपको पता है ये x1 की वैल्यू निकालनी है, स्टार्टिंग वैल्यू यही होती है, और आपको x2 और x3 की प्रीवियस जो भी वैल्यू गिवन होती है वह अंदर पुट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, x1 की वैल्यू आएगी। ठीक है, कोई मसला तो नहीं है ना। आगे चलो, अब x2 की वैल्यू निकालनी है, लेटेस्ट वैल्यू निकालनी है। अब आपके पास इस वक्त लेटेस्ट इंफॉर्मेशन x3 की प्रीवियस नॉलेज है और x1 की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपके पास आ चुकी है। x1 की लेटेस्ट वैल्यू आपने यहाँ यूज करनी है। अब देखो, आपके पास x1 की भी लेटेस्ट वैल्यू आ गई, x2 की भी लेटेस्ट वैल्यू आ गई, x3 के अंदर दोनों लेटेस्ट वैल्यूज यूज की, पुरानी घिसी-पिटी वैल्यूज यूज नहीं करेगा। और काम आसान है, मुश्किल काम नहीं है, काम दिखाती हूँ। वही क्वेश्चन x0 आपके पास गिवन है 1.5 1.5 1.5 फर्स्ट आइट्रेशन आपके पास क्या करना है, वही काम जहां फर्स्ट, जब वो फर्स्ट बोलेगा k की जगह 1 पुट कर दो, आंखें बंद करके जहां k नजर आ रहा है यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। k-1 0, ये भी हो गया 0, ये हमारे पास आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, और सॉरी ये हमारे पास 1 आ जाएगा, ये भी हमारे पास 1 आ जाएगा। देख लो वही चीज़ लिखी हुई है, कोई गलत लिखा हुआ हो तो मुझे ज़रूर बताना, मेंशन ज़रूर करना मेरी गलती। तो इंसानों मुझसे भी गलती हो सकती है, लेकिन अपनी तरफ से मैंने कोशिश की कि गलती ना हो, लेकिन मैं इंसानों कोई ना कोई मिस्टेक अगर आप लोग पकड़ लेते हो तो मोस्ट वेलकम, मुझे मेरी मिस्टेक ज़रूर बताइएगा। तो अब ये मैंने लिख दिया, दोनों आपकी x2 की वैल्यू x3 की वैल्यू यूज़ करके लेटेस्ट वैल्यू, इस वक्त लेटेस्ट वैल्यू x1 के लिए लेटेस्ट वैल्यू ये है, इनकी ये लेटेस्ट वैल्यू इसने यूज़ की और सिंप्लीफाई किया, आपके पास ये आंसर आ गया। इसी तरह x2 के लिए लेटेस्ट वैल्यू इसकी है और x3 की वैल्यू ये लेटेस्ट वैल्यू ये है, तो x3 की वैल्यू यूज़ की, x1 की वैल्यू यूज़ की और x1 की ये लेटेस्ट वैल्यू यूज़ की, x3 की लेटेस्ट वैल्यू फिलहाल हमारे पास ये है, इसको अंदर यूज़ की, सिंप्लीफाई किया, ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह x3 दोनों x1 और x2 की लेटेस्ट वैल्यूज यूज़ करके इसने x3 का आंसर निकाल लिया। तो अब आपने जिस तरह से x0 खड़ा था उसी स्टाइल से हमने x1 लिख दिया। मुश्किल है, फर्स्ट आइट्रेशन हमारे पास ये आंसर आ गया, मुश्किल है। इसी तरह सेकंड आइट्रेशन निकालना था, सेकंड आइट्रेशन में भी वही काम करना है, जो आपके पास ओरिजिनल है उसमें k की जगह 2 पुट कर दें और ये अंदर वैल्यूज में चेंज आ जाएगा और ये सारी इसकी वैल्यूज आ जाएंगी और ये हमारे पास x2 का आंसर आ गया। इसी तरह x3 का आंसर भी मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, और जितनी भी आपसे क्वेश्चन में जब फरमाइश की जाएगी तो आपने उस तरह से वो क्वेश्चन करना है। अब मैं आपको दे रही हूँ असाइनमेंट, जो आप लोगों ने सारी की सारी परफॉर्म करनी है और वो मैं आपको ऊपर से दिखाती हूँ। हाँ जी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है आपके पास, एक प्रॉब्लम नंबर 2 है आपके पास। उसने कहा है कि जैकोबियन मेथड यूज़ करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ बाय यूजिंग जैकोबियन मेथड। और ये है तो आपके पास असाइनमेंट, लेकिन इसका एक एक चीज़ यहाँ पे सॉल्व है और ये मैं इसलिए आपको करवा रही हूँ। अब ये फर्स्ट आइट्रेशन ये दिखा रहा है आपको, ये फर्स्ट आइट्रेशन आंसर भी आपके सामने है और ये फर्स्ट आइट्रेशन का ये आंसर मेंशन है। इसी तरह सेकंड आइट्रेशन आंसर मेंशन है, थर्ड आइट्रेशन आंसर मेंशन है। इसी तरह पूरी लिस्ट वो बता रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और 40 तक उसने सारे आंसर आपको दिखाया है। तो आप लोगों को कोशिश कीजिएगा, जैसे ऊपर उसने 3 तक बस कर दिया है, आप लोग भी 3 तक बस कर दीजिएगा। ये सॉल्व हो रहा है। और मैथमेटिका और C++ का इसने प्रोग्राम अब आपके पास आया है प्रॉब्लम नंबर 3, इसको भी जैकोबियन मेथड से करना है और ये थोड़ी सी बड़ी आ गई है। तो क्या हुआ, आप लोग तो अब माशाल्लाह इतने इंटेलिजेंट हैं, ये सारी इसकी आइट्रेशन परफॉर्म करनी है। ये आपने ये सेकंड आइट्रेशन, थर्ड आइट्रेशन आपने परफॉर्म करनी है और मेथड कौन सा यूज़ करना है, जैकोबियन मेथड हम यूज़ करना है। अगेन अगला प्रोग्राम है प्रॉब्लम नंबर 4, इसमें भी जैकोबियन मेथड लगाना है और आपने इसे सॉल्व करना है। कि आप में से किसी बच्चे को कोई डिफ़िकल्टी हो, कोई चीज़ समझ नहीं आती, आप लोगों ने मुझसे पूछना है। व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास है, आप लोगों को अगर कोई डिफ़िकल्टी होती है आपने फ़ौरन मुझसे पूछना है। गॉस सीडल मेथड आया है, गॉस सीडल मेथड वही देखें, वही जैसे जैकोबियन की मैट्रिसेस थी, आपने डायगोनल एलिमेंट अकेले किए, हाँ कर लिया, कोई मसला नहीं है। और इसको फिर ये और इसको फिर आपने कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा और कॉम्पैक्ट फॉर्म, और फिर इसको एक और मज़ीद कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा जो इससे छोटे हैं, इस ith से छोटे हैं, उन सारों के ऊपर आपने k लगाया है। और इससे जो ith से बड़े हैं ये देखें, ith से छोटे कौन से हैं, 1 से लेकर i-1, ये सारे छोटे हैं, इसलिए इनके ऊपर क्या लगा हुआ है k। और i+1 से लेकर n तक ये सारे i से बड़े हैं, इसलिए इनके ऊपर क्या लगा हुआ है k-1। तो कोई मसला नहीं है। अब ये देखें
ये आपके पास आ गया। अब गॉस शीडल के क्वेश्चन शुरू हो गए, गॉस शीडल के क्वेश्चन शुरू हो गए। अब आप लोग माशाल्लाह बड़े इंटेलिजेंट हैं, आपको मैंने एक एग्जांपल करके दिखा दिया है। अब ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपने गॉस शीडल से सॉल्व करने हैं, और ये आपके पास असाइनमेंट है, और ये असाइनमेंट जो भी आपके डिपार्टमेंट आपको डेडलाइन देगा उसी डेडलाइन में आपने ये असाइनमेंट ये सबमिट करवानी है, और इसी असाइनमेंट की बेस पर मैं आप लोगों को सेशनल दूंगी। तो अब ये आप लोगों पर है कि आप लोग कितनी जल्दी, जो इस असाइनमेंट को सीरियस नहीं लेगा वो उसको फिर मैं उसे सेशनल वगैरह नहीं दूंगी। और हो सकता है आपकी मिड की एवेल्यूएशन इन्हीं असाइनमेंट्स की बेस पर कर दी जाए। तो इसलिए इन असाइनमेंट्स को आपने सीरियसली लेना है, मजाक नहीं समझना। और अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आती फ़ौरन से पहले मुझे व्हाट्सएप करना है, और मैं आप लोगों को इंशाल्लाह 24 घंटे अवेलेबल होंगी, आप लोगों को इंशाल्लाह सारा कुछ बताऊंगी। तो ये हमारे क्वेश्चन हैं, और एंड में इसकी एक्सरसाइज, ये तो सोल्व क्वेश्चन है, ये तो आप सारों ने करने ही करने हैं। एंड में एक्सरसाइज आएगी, और ये हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। गॉस शीडल और जैकोबियन का ये हमें डिफ्रेंशिएट बता रहा है। टू कंप्यूट द सोल्यूशन ऑफ करंट आइट्रेशन जैकोबियन मेथड यूज ऑल वैल्यूज। वो कहता है जैकोबियन मेथड क्या यूज़ करता है, ऑल वैल्यूज ऑफ अननोन प्रीवियस आइट्रेशन की सारी वैल्यूज यूज़ करता है। डेट इज द वैल्यूज ऑफ अननोन आर यूज्ड ओनली फॉर kth -1 अप्रोक्सीमेशन कंप्यूटेड फ्रॉम kth अप्रोक्सीमेशन। k अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए जो k-1 जितनी भी अप्रोक्सीमेशन है सारी की सारी वो यूज़ करता है, मतलब k-1 यूज़ करता है, वो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन कोई भी यूज़ नहीं करता। वेयर एज गॉस शीडल मेथड क्या करता है, यूज़ द अननोन वैल्यूज ऑफ करंट आइट्रेशन की भी यूज़ करेगा, एज वेल एज विच हैव बीन अपडेटेड करंट आइट्रेशन, और फिर वो जितनी अपडेट भी हो चुकी हैं वो भी यूज़ करेगा। दैट इज़ गॉस शीडल मेथड यूज़ लेटेस्ट एस्टिमेट्स वो यूज़ करता है, इंस्टेड ऑफ प्रीवियस एस्टिमेशंस की जगह वो लेटेस्ट आइट्रेशन भी यूज़ करता है, वैल्यूज यूज़ करता है। और कंसेक्टिवली गॉस शीडल मेथड कन्वर्ज मोर रैपिडली देन जैकोबियन मेथड। यही वही बात जो मैंने आपको बता दी थी, गॉस शीडल मेथड उसकी निस्बत ज़्यादा रैपिडली कन्वर्ज करता है। अब ये आया हमारे पास, आपको क्वेश्चन नंबर 1 आपको कहता है जैकोबियन मेथड से सॉल्व करें, इसी भी क्वेश्चन नंबर 2 को भी जैकोबियन मेथड से सॉल्व करना है, इसको क्वेश्चन नंबर 3 को गॉस शीडल से, क्वेश्चन नंबर 4 को आपने गॉस शीडल से सॉल्व करना है, और यही आपके पास असाइनमेंट है। और आज का मेरा टॉपिक जो है, जो पूरा एक चैप्टर था वो मेरा ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट आपके चैप्टर कोर्स कंटेंट के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, नमाज़ी टाइम से पढ़नी है, और एक और काम, हाँ, कुरान पाक को तफसीर से पढ़ना ना भूलिएगा, रेगुलरली पढ़िएगा, और अपने जितने भी मसाइल हैं उनका हल वहाँ से ढूंढिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।